रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित आर्ट मैटर्स के इस 96वें सत्र में आपका स्वागत है। हमने ये श्रृंखला अप्रैल 2012 में शुरू की और बीच में कोविड के कारण कई बार नहीं हुई, तो ये 96वीं, अब 4 और बाकी हैं जब हम एक शताब्दी मतलब एक शती पूरी कर लेंगे। इस बार ये सत्र केंद्रित है जगदीश स्वामीनाथन पर चित्रकार अखिलेश द्वारा लिखी पुस्तक के विरुद्ध पर बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ अखिलेश जी, वाकीश जी, जावेद खालिद जी और कौन जी रह गए, नंद कट्याल जी, 4 जी जो हैं ये अपना स्थान ग्रहण कर ले। यहाँ नाम लिखे हुए हैं। जगदीश स्वामीनाथन एक ऐसे कलाकार थे जिनके बहुत सारे लोगों से संबंध थे और उनमें से कई यहाँ हैं। वो ऐसे भी कलाकार थे जिनके काम से, जिनके वक्तव्यों से, जिनके विचार से, जिनकी प्रश्नाकुलता से बहुत लोग प्रभावित रहे हैं। उनमें से भी कुछ शायद यहाँ हैं जो भले उनको व्यक्तिगत रूप से न भी जानते हों। जिसे गोपी सामने की भी तो शोभा बढ़े, कोरियोग्राफी घबरा जाती। एक जमाने में मैं कविता का बहुत उल्लेख किया करता था। वेलिस स्टीवेंस अमेरिकी कवि थे, उनकी एक कविता थी 13 ways of looking at a black bird। तो मेरा तर्क ये होता था कि अगर एक काली चिड़िया को देखने की 13 विधियां हो सकती हैं, प्रयाग जी की विधियों को याद करते हुए, तो स्वामीनाथन को देखने की तो शायद कम से कम 130 विधियां तो होनी चाहिए। इसलिए ये एक नई विधि से देखी गई पुस्तक है। ये सिर्फ संस्मरण नहीं है, हालांकि वो भी है, लेकिन इसमें बीच बीच में और जहाँ तहाँ विचार भी है, विश्लेषण भी है, स्वामीनाथन की उक्तियों का हवाला भी है और जो व्यापक कला परिदृश्य है उसके भी संदर्भ हैं। स्वामी ने कुछ कविताएं भी लिखी थी, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत थोड़ी कविताएं हैं, तो उन पर भी कुछ बात है। इसमें कहा गया है, स्वामी की कविताओं में स्वामी दावा करते नजर नहीं आते। वे बस वहां हैं और एक मनुष्य की तरह हैं जो अपने समय की अबूझता से हतप्रभ है, असहाय नहीं। वो चौकन्ना है जांचने परखने में। वो ये भी जानता है कि उसका होना ही इसका होना है, तभी वह रात भर बरसते पानी से बहे बूढ़े रॉयल पेड़ को वापस लगाता है और अचंभित भी होता है, ससुरा इस साल फिर फल से लदा है। यही हैरानी है इस पूरी कविता में, जिसका शीर्षक ही मन चला पेड़ है। एक पेड़ इसके मनचले होने का जिक्र सिर्फ इसलिए है कि वो मरकर फिर फलों से लद गया है,
ससुरा, ससुरा शब्द वैसे तो हमारे बुंदेलखंड का है, मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता रहा। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे आदिवासी कलाओं में कोई अकादमिक दिलचस्पी नहीं है, मुझे आदमी की कला में दिलचस्पी है। बिना टेक्नोलॉजी के तो आदमी शुरू से आज तक कभी नहीं रहा, यानी तीर कमान टेक्नोलॉजी है। जंगल में जब जानवर एक दूसरे को मारते हैं तो अपने पंजों से मारते हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर कोई शेर ये सीख ले कि मैं अपने पंजों से ज़्यादा नुकीला करूं, तो ये टेक्नोलॉजी है। एक पत्थर को एक जगह से उठाकर एक चिड़िया के ऊपर फेंकना, ये टेक्नोलॉजी है। द एप्लीकेशन, द यूज ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, ये टेक्नोलॉजी है। जब भूख मिट जाती है तो शेर दूसरे हिरण को नहीं मारता। भरा पेट शेर हिरण के झुंड के बीच से निकल जाता है और हिरण भी नहीं घबराते, न शेर उनको देखता है। लेकिन वर्ग विभाजित समाज में, शोषण पर आधारित समाज में आवश्यकता अनुसार एक हिरण ही नहीं मारा जाता। यहाँ तो ये भावना काम करती है कि हिरणों को मारते ही चले जाओ, मानो हिरणों का एक अनंत स्रोत हो। ये भावना जिन समुदायों को हम आदिवासी कहते हैं उनमें नहीं है। उनमें प्रकृति के साथ एक बड़ा सुंदर तालमेल, उन्होंने प्रकृति के साथ एक बड़ा सुंदर तालमेल बिठाया है। प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी आवश्यकता है। कला एक ऐसा आईना है जिसके सामने प्रकृति अपने वास्तविक रूप को कभी नहीं देख सकती। मैं शायद बात को उलटकर कह रहा हूँ, लेकिन जानबूझकर उलटकर कह रहा हूँ। मेरी ये धारणा रही है कि प्रकृति सर्वोपरि है और कलाकार भी एक माध्यम है, प्रकृति का ही एक माध्यम है। लेकिन कला प्रकृति का माध्यम होते हुए भी जैसे उसका माध्यम नहीं है। इसी अर्थ में मैंने कहा कि कला एक ऐसा आईना है जिसके सामने प्रकृति अपने वास्तविक रूप को कभी नहीं देख सकती। कला प्रकृति के प्रतीकों, बिंबों को कहीं प्रकृति से मुक्त करती है। वास्तविक अर्थों में कोई प्रतीक किसी चीज का प्रतीक नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। तो स्वामी के यहाँ एक बहुत गहरी वैचारिक प्रश्नाकुलता है और वो अपने को ही प्रश्नांकित करते चलते हैं। बहरहाल आज 4 वक्ता हैं। सबसे वरिष्ठ संभवतः नंद कट्याल हैं, जो वरिष्ठ चित्रकार, वरिष्ठ क्या अब तो वयोवृद्ध चित्रकार होने के अलावा 89 हाँ तो 89 तो मुझसे 4 ही साल बड़े हैं, इतना बड़े भी नहीं हैं। तो वरिष्ठ चित्रकार होने के अलावा स्वामीनाथन के निकट व्यक्तियों में से रहे हैं। बरसों तक गढ़ी में एक साथ काम किया है। एक ज़माने में वो स्पान पत्रिका के कला संपादक होते थे और बहुत सारे त्रिनाल वगैरह के जो कैटलॉग थे वो नंद कट्याल ने ही डिज़ाइन किए थे। दूसरे हैं जावेद, खालिद जावेद, जो उर्दू के कथाकार हैं और संभवतः दर्शन पढ़ाते हैं, नहीं क्या पढ़ाते हैं? दोनों पढ़ाते। वो उर्दू में एक नया आधुनिक हस्तक्षेप उन्होंने किया है और इस समय संभवतः उर्दू में सबसे बहुचर्चित और बहुपुरस्कृत, संभवतः पीठ पीछे बहुत निंदित कथाकार वागी शुक्ल, जो अक्सर सार्वजनिक मंच पर नहीं आते हैं। अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत व्यक्ति ही हैं। जिंदगी भर आईआईटी में गणित पढ़ाया,
लेकिन अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी और उत्तर आधुनिकता की मतलब बहुत ही, हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं नीचट। उस नीचट से नीच शब्द का कोई संबंध नहीं है, नीचट मतलब बहुत इंटेंस, उसके विशेषज्ञ हैं। गालिब की एक टीका लिखी तो कहते हैं पूरी हो गई है। अभी उनका एक विवाह सूक्त को लेकर एक अद्भुत पुस्तक आई है जिसमें विद्वत्ता और कल्पना और सृजनशीलता का अद्भुत संगम है। अब बचे अखिलेश, सो बचे क्या? ये तीनों उनके विरुद्ध बोलेंगे, ऐसी उम्मीद करना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। सबने यही कहा कि बहुत अच्छी किताब है और बड़ा बढ़िया है और सब, तो उससे क्या बात बनेगी? उसका कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। बहरहाल, तो अब हम शुरू करें नंद कट्याल से, उनकी उम्र का भी ख्याल रखते हुए, ताकि वो जल्दी बोल के फिर बैठ जाए। जल्दी ना बोले, बैठ के जल्दी बैठ जाए। ये ठीक है, आवाज आ रही? ये मेरे से हमेशा इधर उधर हो जाता। नहीं नहीं, जब तक आप बोलते रहे तब तक ठीक है। खैर, अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया किताब लिखी है, चाहे आप कुछ भी कहें। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे स्वामीनाथन को हमारे सामने खड़ा करती है। और जैसे आपने कहा है कि इतनी प्रतिभा है, इतना सब कुछ है, तो मेरे को एक गोपीनाथ जी का एक आर्टिकल याद आ रहा है जिसमें वो एक पेड़ के तने के बारे में कहते हैं कि ये पेड़ का तना जो है, इसके देखिए शाखें अलग है, पत्ते अलग है, हर पत्ते का रंग अलग है, फूल है वो अलग है, फल है वो अलग है। तो एक ही पेड़ से कितनी वेरिएशंस हमें नजर आती हैं। तो स्वामी का भी कुछ ऐसा ही है, पोएट है, पेंटर है, पार्टी वर्कर, पॉलिटिशियन, यूनियन की किताब लिखी हुई है उसने, और कहानीकार भी है। जब इसको नौकरी वगैरह नहीं थी तो कहानी भी लिख देता था अपने पेपर में, और मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर। और आर्टिस्टिक हमारे मुलाकात हुई है 57 में, जब उसने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। हमारी क्लास में 6 महीने के करीब इवनिंग क्लासेस थी। उसके दौरान में वो अपने वाटर कलर लाया था जो काफ़ी अच्छे थे। हम लोगों के, हम 3rd ईयर में थे और वो पता नहीं कितने साल पहले से काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो आर्ट क्रिटिक करके बहुत फेमस हो गया लिंक में, और वो भी इस ऐसा आर्ट क्रिटिक कि जो लोगों को दुखी करे। एक एग्जांपल देता हूँ। वो नेशनल एग्जीबिशन, नाम नहीं लूँगा, बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट, उन दिनों नेशनल एग्जीबिशन में सभी पार्टिसिपेट करते थे, अकबर हो चाहे कोई हो। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज ए पोर्ट्रेट ऑफ दिस नोन आर्टिस्ट which looks like painted over a landscape of a young artist whose painting has been rejected. So this is the kind of criticism कि जो aggressive और मतलब लोग पढ़ते थे, they were waiting कि इस नुमाइश के बारे में क्या कहेगा, चाहे नेशनल हो चाहे दूसरी हो। ये है बात 63 या 62 का नेशनल। फिर उन दिनों ये कॉन्ट्रा भी शुरू हो गया, तो
कॉन्ट्रा की वजह से बहुत लोग इनसे नाराज भी हो गए। ये छापते थे, कहते थे दिस इज द फादरलेस मूवमेंट उस वक्त। और इन दिनों इनकी दोस्ती ऑक्टावियो पास से हो गई, जिसका फायदा हमें बहुत हुआ। उनके घर चले जाते थे, और आप ये सोचिए कि इसका एक वन मैन शो था त्रिवेणी की छोटी गैलरी में। तो आज अपना बीवी के साथ आ जाना, हम भी शाम को वहाँ होते थे। तो वो बात कर रहा है, देखो कितना टाइम का फर्क है एल ग्रीको और जैकोमती में, फिर भी दोनों में इलांगेशन है। ये क्यों है? ये इस तरह ऐसा रिच एटमॉस्फेयर होता था, इस तरह की बात हुई। उन्होंने एक किताब लिख रहे थे उन दिनों मार्शल ड्यूशम, तो एक चैप्टर पढ़ के सुना अपने घर में। ये तो नुमाइश के अंदर आते थे, स्वामी की नुमाइश थी तो 2-3 बार आए शाम के टाइम, और इधर सब बात करते थे जैसे। फिर उन्होंने तमायो को बुलाया था, लोग हम सब से मिलना आया। और ये ग्रीनबर्ग एक क्रिटिक थे जो अमेरिकन आर्ट के, क्लेमेंट ग्रीनबर्ग, बहुत फेमस राइटर भी हैं। और अमेरिकन एम्बेसी ने एक एग्जीबिशन करी थी 2 डिकेड्स ऑफ अमेरिकन आर्ट, बहुत बड़ी नुमाइश थी। उसमें ग्रीनबर्ग को एज क्रिटिक इनवाइट किया, जो आधी एग्जीबिशन को रिजेक्ट कर दिया। तो स्वामी कहता था कि देखो कैसे लोग हैं ये, अपनी गवर्नमेंट के अपना ही आदमी को भेजा है, और वो खुद ही इनको लताड़ रहा है। दूसरा, वो आदमी तो खैर बहुत सियाना था, और जैसे एंडी वॉरहोल की डिस्प्ले हो रहा है, पैनल है 4-5 सूप कैंस का, तो साथ में ये भी सजेस्ट कर रहा है कि इसका गैप थोड़ा कम करो। नाउ द आर्टिस्ट हैज डिसाइडेड दैट दिस वुड बी द थिंग, बट ही हैड नो क्वाल्म्स कि इसको सजेस्ट करना कि ये डिस्टेंस जरा कम करने से बेटर हो जाएगा। और एक बड़ी खूबी थी उसकी कि अगर आप किसी पेंटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो यहाँ से उठ के पेंटिंग के पास जाएगा, फिर बात करेगा। वार्नेट न्यूमैन की 2 पेंटिंग्स थी, एक छोटी थी जो वो कहता था कि इसके अंदर आप वॉच करो, बड़ी को नहीं। वो कह रहा है कि इसकी जो प्रेजेंस है वर्क की, उसको महसूस करो। और सेमिनार भी हुए, पास भी उसमें थे, स्वामी भी था। और प्रोग्रेस, एक बीच में कोई किसी वक्त ऐसा, मतलब मेरे को इतना सीक्वेंस अच्छी तरह से याद नहीं है। उसकी बीवी थी पास की, मैं था, वाल्डो रासमुसन डायरेक्टर जो था उस एग्जीबिशन का, ग्रीनबर्ग ने। तो कुछ बात हुई और पास में बड़ी सख्ती से बोला, आई डोंट बिलीव इट। तो अब थोड़ी देर सन्नाटा, इतने में उसकी बीवी आई पास की, तो ये तीनों तो चुप। मैं मेरे से पूछे क्या है, अब मैंने तभी जुबान में कहा प्रोग्रेस करें। तब स्वामी चिल्ला पड़ा, देयर इज नो प्रोग्रेस इन आर्ट। और फिर बात बढ़ती गई। तो इस तरह के किस्से हैं उसके, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऐसी ऐसी बातें कह जाते थे बीच में, कि हमारे लिए तो लाइफ की बड़ी एनरिचमेंट। एक बार कि जैकोमती का मैंने बताया आपको, और एक आर्टिस्ट था, वो अभी मैंने भूल गया
थोड़ी देर पहले याद था, लेकिन इस तरह ग्रीनबर्ग ने सेमिनार चल रहा था जिसमें वो अमेरिकन आर्ट की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में, और पाज ने कमेंट करा था अरोज को और इनका, क्योंकि जैक्सन पॉलक उनसे पढ़ा था पहले मैक्सिको, और जैक्सन पॉलक की कोई पेंटिंग नहीं थी एग्जीबिशन के अंदर। इसके और बड़ा गुस्से में आके स्वामी ने इधर उधर की बातें करते वॉकआउट कर दिया, सेमिनार से वॉकआउट कर। फिर भवानी जी पीछे बैठी थी, 2-5 मिनट के बाद आया, उसको बुला के ले गया। एंड इवनिंग में ग्रीनबर्ग के साथ बातें कर रहे हैं, ऐसा जैसे कुछ बात ही नहीं हुई। सब अलकाजी के घर में मीटिंग थी वो। ये स्वामी की एक अजीब बात थी कि अगर उसको मुंह में कुछ आ गया तो रुकता नहीं था। बड़ा नामी ग्रामी आर्टिस्ट है, इसने उसमें कह दिया यू आर ए फूल। अच्छा, वो सुन नहीं सकता था, लेकिन बाकी लोग तो सुनते हैं। फिर दोस्ती भी कर ली। मतलब किस तरह से वो मैनेज करता था ये मैं नहीं जानता। पर इस तरह के कई किस्से हुए। एक मुशायरे में गए एनसीपीए के, और हरमीत था, एक कोहली होता था, मैं था। तो स्वामी घुसते के साथ ही थोड़ी देर के बाद, वेयर इज जिगर, जिगर कहाँ है? तो सब लोग चुप हो गए। हम तो अपनी बगलें झांक रहे हैं कि क्या करें। पर इतने में ये उठ के फ्रंट रो में एक प्रोफेसर बैठा था, उसके साथ बैठ गया जाके। उसे जानता हूं, बातें कर रहा था। पता है, उसको ख्याल ही नहीं कि मैंने ये अभी क्या बोला है। और बातें करते करते खैर वो शायरा थोड़ा सा खत्म हुआ, हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा ड्रिजलिंग हो रही थी हल्की हल्की। अब स्वामी की चप्पल टूट गई, और ये चप्पल को हाथ में जैसे झंडा होता है लेके और गाना शुरू कर दिया, पार्टी के सॉन्ग, धम धम धम। हम तो कभी गए नहीं पार्टी में, लेकिन सॉन्ग से वही लगा। और ये चला, तिलक ब्रिज से शुरू हुआ और कनाट ब्रिज तक, फिर हमारी गाड़ी वगैरह थी। तो लेकिन जो उसने उस वक्त ये पार्टी के सॉन्ग्स गाए, उससे पता लगता है कि कितना डीप उसका होगा उसके अंदर। और कोई परवाह नहीं, इधर उधर वो झंडा बनाया होगा उसका। तो इस तरह की वो कई, देखो जैसे ट्रेनाल से पहले कहते सान्याल साहब को, अरे ये आप लाखों रुपए बर्बाद करोगे, आर्टिस्टों में बांट दो, आर्ट हो जाए, अपने आप आर्ट हो जाए। खैर हुसैन साहब भी आए थे, तो उन्होंने कहा देखिए ग्रीनबर्ग के आने से कितना फायदा हुआ था, बहुत लोगों ने जाना और काफ़ी मीटिंग्स हुई। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ होने से बेटर बनेगा। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। ट्रेनाल हुआ। अब ट्रेनाल में स्वामी और भूपेन ठक्कर को ऑनरेबल मेंशन मिला, और कृष्ण खन्ना और तैयब को अवार्ड मिला। अब पहले तो टेंशन, हम लोगों ने तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ट्रेनल का मतलब क्या, पैसा बर्बाद करना है, हमें दो। अब ये हो गया, अब तो कुछ आर्टिस्टों ने बड़ा शोर करा कि अब हो गया। लेकिन उसका ये भी फायदा हुआ कि ये रेस्पेक्टेबल हो गया। जो पहले लोग बियर अपनी लाएंगे और देखा कि स्वामी भी आके बैठ गया तो छोड़ देंगे, कहेंगे चलो फिर से। अब वो दोस्ती हो गई, रेस्पेक्ट हो गई इसकी बहुत उसके आने के बाद। लेकिन ऑब्जेक्शन भी हुई। फिर ये कैटलॉग
इसने लिखी थी पहली 67 त्रिवेदी में शुरू होता छिंदरानी में। तो काफ़ी लोग ग्रुप सब बन ही गया था एक तरह से काफ़ी। तो जिन लोगों ने ऐसे थे उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस करा कि मैं यूएसएस में नौकरी करने लग गया था। तो उसको हमारे एक ट्रेनी थी कोई मिस फिलिप्स करके, तो उसको मेरी कैटलॉग दे के उस पर ये लिखवा के मेरे को भेज दिया कि यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर ओके इन योर ओन, व्हाई दिस मैन हैज समथिंग टू डू विद यू, व्हाई ही शुड मेडल विद यू। तो खैर मैंने वो फाड़ दिया क्योंकि there were good Americans also my friends, तो ये साउंड अच्छा नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये, लेकिन ये एक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट था जो स्वामी को बदनाम करने में या उसकी ज़्यादातर ऑब्जेक्शन करने में, क्योंकि उस वक्त कोई और आर्टिस्ट ही नहीं था ऐसा लगता था, हर चीज़ में वही बोल रहे। कॉन्ट्रा के बाद जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अभी भी उनमें से एक दो ही बचे हैं शायद, तो उनका भी टॉपिक स्वामी होता था जहाँ बैठेंगे कि ये किस तरह का लिख रहा है। आप लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट देख ही लिया तो पता है। ऐसे उसके ट्रेनाल के वक्त के बाद, ट्रेनाल तो अभी हुआ नहीं, हाँ इसके टाइम में ऑब्जेक्ट हमारे आर्टिस्टों ने एक प्रोटेस्ट करा कि एकेडमी का जो पैसा वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जा रहा है, आर्टिस्टों में नहीं जा रहा। तो सारे आर्टिस्ट का एक वो करा जाए। काल खंडाल वाला चेयरमैन ने आके डिसाइड करा कि इसको इलेक्शन करे, और हर आर्टिस्ट जिसने कभी भी ललित कला में एग्जिबिट किया है वो वोटर है। उस इलेक्शन के बाद, एज यू कैन अंडरस्टैंड, स्वामी वॉज द लीडर, और भी सारे बाकी भी अकबर पदम सिंह, जो भी आर्टिस्ट उस वक्त कंटेस्ट करा, जो आर्टिस्ट था काम करता था, वो सब इलेक्ट हो गए, कमेटी बन गई। अब इस कमेटी ने आधे लोग ऐसे हो गए जो इसके अगेंस्ट थे शुरू से, तो ये वोकल भी बहुत था और जवाब तो बड़े गलत भी दे देता था। एक ने क्रिटिसाइज करा तो कहता है कि ये तो मेरी डेमोक्रेसी है कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, अदरवाइज तो तुम इस काबिल नहीं हो कि उस सड़क पे चलो जहाँ मैं चलता हूँ। बहुत भयानक ढंग से करता था। हाँ, अब हुआ क्या कि वो कमेटी जो इन्होंने बनाई, रामाचंद्रन को चार्ज दे दिया। अब उसने 6 आर्टिस्ट चुन लिए जो इन किसी को पसंद नहीं, कि सारा हिंदुस्तान का आर्ट जो है वो इन 6 लोगों से रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने। अब वो कहें कि आपने हमको बनाया है तो हम करेंगे, इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, हमने ये एग्जीबिशन नहीं हो सकती। तो इस तरह से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते रहे, और ये तो मैं कहूँगा कि इसकी तरह का एक्सप्रेशन कोई नहीं कर सकता, चाहे राइटिंग में, क्रिटिसिज्म में तो कमाल ही लिखता था, और किसी के पास जवाब नहीं था, इसलिए वो सब इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट लेटर्स लिखने लगे जो सर्कुलेट होते थे एनोनिमस। इस दिल्ली के आर्ट सोसाइटी में कितने लेटर और जो उसके ऊपर सर्कुलेट हुए, पर उसकी हिम्मत ही डरता नहीं था। कुछ तो ऐसे भी थे जो उसकी मानते थे, पर इस तरह से एक जिस आदमी को इसने फूल कहा था वो आदमी बाद में इसका बड़ा अच्छा दोस्त भी बन गया। तो इस तरह के, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो जो आर्ट का प्रेम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम वेट करते थे कि ये पेंटिंग दिखाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा,
और वो एक सेंटेंस है जो हमेशा बोलते थे, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, जो बिंद गया सो मोती, जो रह गया सो दाना। जी, इतनी बातें आपने बताई, तो ये भी एक तस्वीर, चलती फिरती तस्वीर हमने देखी, जैसा आपकी किताब में भी चलती फिरती तस्वीर है स्वामीनाथन की। अच्छा, मैंने इसकी आपकी किताब को एक उपन्यास की तरह पढ़ा, तो ये मेरा अपना पूर्वाग्रह हो सकता है, क्योंकि उल्टे उल्टे सी तो उपन्यास लिखता हूँ, तो वही सबसे पहले सामने वो ख्वाब में भी चिचड़े दिखते हैं, तो मुझे लगा कि वो एक जो पूरा करेक्टर डेवलप किया है आपने या पेंट किया है आपने अपने उपन्यास में, तो वो एक किरदार है पूरा स्वामीनाथन का, पूरा एक किरदार हमारे सामने आता है और उनके अपने विरोधाभास हैं। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि वो एक नॉर्मल करेक्टर नहीं है, मुझे लगता है कि फिक्शन कभी नॉर्मल करेक्टर से बन ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो साइकोलॉजिस्टों के लिए होती है, साइकोलॉजिस्ट के लिए होती है नॉर्मल या वो, तो थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी, थोड़ी सी इडियोसिंक्रेसी, थोड़ी सी सनक नहीं अगर होगी, तो वो कम से कम फिक्शन का करेक्टर तो बन ही नहीं सकता है। तो वो जो हर चीज़ के विरुद्ध हो जाने वाली बात थी, और जो कि इस किताब का नाम भी था, और वो यूरोपियन मॉडर्निज्म के भी खिलाफ हैं, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के भी खिलाफ हैं, तो आर्ट के भी खिलाफ है, और आर्ट की आलोचना की उससे ज़्यादा खिलाफ हैं, और कभी कभी अपने भी आप खिलाफ हो जाते थे, आपने उसमें लिखा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उनके किरदार को बड़ा पुरकशिश बनाती हैं। जो उनका पूरा चरित्र है वो बहुत दिल को छूता है, वो आपने उसको डेवलप भी बिल्कुल उसी तरह से किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आपने डेवलप किया है, मैं इसको नावल इसलिए भी कह रहा हूँ कि चूँकि ये उनकी जीवनी भर नहीं है केवल, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके बारे में लिखा गया है, तो एक तरह का लिटरेरी एक्टिविज्म भी है ये। अब उसको अगर हम जाने में देखें तो वो, मैं उसको नावल कह रहा हूँ, और कोई उसको बायोग्राफी भी कह सकता है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी कह सकता है। तो मुझे तो वैन गॉग की जो लस्ट फॉर लाइफ जो इरविंग स्टोन ने लिखी, वो भी मुझे याद आई, और माइकल एंजेलो की जब उन्होंने वो बायोग्राफिकल नावल लिखा, एक्टेसी एंड एगोनी है, हाँ एक्टेसी, वो मुझे याद आया। मुझे तो दिदोरो का नावल एक याद आया, लॉम्बार्ड का सपना, वो मतलब पूरा का पूरा ही। तो ये सारी चीज़ें जो नावल के फॉर्म में, और फिक्शन और ऑटोबायोग्राफिकल जो फिक्शन होता है या बायोग्राफिकल जो फिक्शन होता है, उस हवाले से मैंने तो इस किताब को ऐसे पढ़ा, या मेरे हवास के ऊपर ये किताब ने मुझे इस तरह से असरअंदाज हुई ये किताब मेरे ऊपर। अच्छा, जो आपने खुद लिखा उसमें कि जो विधि है आपकी किताब लिखने की, वो महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज, जो उसका तर्जुमा मैंने किया है उर्दू, तो उसका पहला और आखिरी तर्जुमा है ये, इसका तर्जुमा उर्दू में कभी नहीं हुआ था, तो वो तर्जुमा मैंने ही किया। तो मैंने उस किताब को काफ़ी गौर से पढ़ा, और मेरी बहुत ही प्रिय किताबों में से एक है वो। तो आपने वो लिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके यहाँ जो संपादक था और जो पाठक था गांधी जी के यहाँ, तो वो चूंकि कुछ राजनीतिक, कुछ सोशो पॉलिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन बहुत ही सीधे साधे थे और जवाब भी बहुत सीधे साधे थे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं और जो आपके जो आंसर हैं उसमें, वो मुझे कुछ प्लेटो के डायलॉग्स और बर्कले के डायलॉग से मिलते हुए नजर आते हैं। जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ना हो के संदेह है, और एक टाइप की जिज्ञासा है उसमें, और जो उसके उत्तर दिए जा रहे हैं वो उसी जिज्ञासा को गोया और आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये जो डायलेक्टिलिज्म है आपका, इसमें जो कहीं ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसी से जरिए उनके जो विरोधाभास थे, जिनको हम ये विरोधाभास कह सकते हैं, और मैं उनको चरित्र की बड़ी सुंदरता कहता हूँ उनकी, तो वो सामने आ जाते। उद्यन वाजपेयी ने, हमारे दोस्त ने लिखा कि उनके लिए लिखने के लिए नए रास्ते तलाश करना होंगे, तो वो नए रास्ते थे आपके, जिससे कि ये किताब आपने मतलब लिखी और तैयार की। और ये बहुत मेहनत का काम आपने किया कि क्वेश्चन जो बनाए, जो उत्तर है उसका, वो तो आपने अपनी पर्सनालिटी को गया दो भागों में स्प्लिट किया।
एक तरफ आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है और एक तरफ आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। मतलब दोनों को साथ में रखने के बाद वो जो संदेह होंगे वो भी आपके होंगे, जो आपने उनको देखा उनसे जो सवाल निकल के आए, और जो उत्तर होंगे उनके वो उत्तर तो कहीं ऐसे होंगे कि वो भी उत्तर होने की संभावना होगी उसकी। तो इस तरह से बड़ी एक कहना चाहिए कि बड़ी जबरदस्त ये किताब आपने लिखी। अच्छा, मैं पेंटिंग के बारे में तो चित्रकला के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है मैं उस प्रभाव के बारे में मैं मतलब जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुतासिर होता हूँ। तो एक जगह वो कहते हैं अपनी पेंटिंग में येलो साइन की बात करते हैं, एक पीला बिंदु, और जो कलर ज्योमेट्री ऑफ कलर स्पेस की बात भी उन्होंने की है। तो वो जो येलो साइन है उनका, वो मेरा ख्याल है वागेश जी उसके बारे में बहुत हमको बताएंगे कि वो बहुत आध्यात्मिक सी चीज है कि वो क्या है और वो कहाँ से आया। वो आदिवासी लोक कथाओं से आया है या आदिवासियों की जो पेंटिंग है उनकी जो थिंकिंग या उनकी विचारधारा से या उनका जो भी दर्शन है उससे आया है, या जो उपनिषदों में ब्रह्म का जो पूरा का पूरा विचार है, खासतौर से कठोपनिषद में या आपके और किसी दूसरे में, वो वहां से जो ब्रह्म का जो विचार है, वो येलो साइन जो है वो उनकी पेंटिंग को मुझे लगता है, जो मैंने देखा, वो एकदम से एक अलग ही हाइट पे ले जाती है। तो सब कुछ होने के बाद वो एक अलग हाइट पे ले जाती है। तो उसके बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें हों और वागेश जी इसके बारे में हमें ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो जहाँ तक बोलने का है, थोड़ी सी हिचक इसलिए भी हो रही है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी अपेक्षा स्वामी जी को अधिक निकटता से, अधिक लंबे समय तक, अधिक गहराई से जानते रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब उनको मैं जानता नहीं था या उनसे कुछ बातें नहीं होती। मैं कमलेश जी के पिछलग्गू के तौर पर उनसे मिलता रहा हूँ, और कमलेश जी का उनका जो संबंध रहा उसके नाते बहुत सी चीज़ें उनकी मुझ तक भी पहुँची। तो जावेद साहब ने पीले रंग की बात की है, तो सीधे सीधे उस पर तो नहीं, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें याद करना चाहूँगा जिनके माध्यम से मुमकिन है कुछ टेढ़ा सीधा उत्तर या मतलब उस विषय पर भी बातचीत हो जाए। जहाँ तक किताब का सवाल है, ये जिसने भी ये किताब लिखी है उससे यह तो छिपा नहीं रहा होगा कि मतलब इस किताब को मैंने छपने के पहले पढ़ा था, क्योंकि अखिलेश जी ने कृपापूर्वक भूमिका में मेरा नाम दे रखा है। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि मैंने इसको छपने के पहले भी पढ़ रखा था। काफ़ी दूर तक कुछ लिखा भी है, वो देर सवेर सामने आएगा ही। मतलब किताब की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसी किताब के हवाले से शुरू करता हूँ। इसमें स्वामी जी का एक अनेक उदाहरणों में से एक, जो जहाँ तक याद है पृष्ठ 74 पर है, उसमें उन्होंने एक सवाल यह उठाया, सवाल क्या उठाया, जवाब दिया हुआ है कि कला के क्षेत्र में जो प्रगति है, एडवांसमेंट, हिस्टोरिकल एडवांसमेंट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो उसी तरह से है जैसे बर्नम वुड
तो हालांकि किताब में वर्णम वुड नहीं है, हिंदी करने के नाते थोड़ा सा संदर्भ दिमाग में ठीक से नहीं आता। लेकिन बहरहाल आप लोगों में से जिसने भी मैकबेथ पढ़ रखा है उसको वर्णम वुड का संदर्भ तो याद ही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक जंगल का पेड़ काटकर उसमें अपने को छिपाए हुए, जिसमें कि मैकबेथ की पराजय का तो यही एक मार्ग था कि वो जंगल कटकर वहां पहुंच जाए, जो कि मैकबेथ समझता था कि यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल अपनी जगह से उठ करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, पेड़ तो हिल नहीं सकता है। तो अब ये जो कला के क्षेत्र में एडवांसमेंट की बात उन्होंने की, मतलब वो कैमोफ्लेज है बेसिकली, कि जो चीज सामने दिख रही है ये वो नहीं है। मतलब पेड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जंगल आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल जंगल तो है नहीं, कुछ और चीज है जो आ रही है। तो इस तरह से उन्होंने एक कल्पना की कि एडवांसमेंट का क्या मतलब, वो डेवलपमेंटल मॉडल एज सच है क्या। अब इसकी बगल में मैं दो और उदाहरण रख देता हूँ, फिर मैं यह समझने की कोशिश करूँगा कि इससे मुझे क्या चीज समझ में आई। तो एक तो हमारे कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डोनाल्ड नूथ, जिनकी आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 5 वॉल्यूम जो है हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में बाइबल की तरह माने जाते हैं। तो उनका एक सेंटेंस यह था उसी किताब में कि माइक्रोचिप में और क्ले टेबलेट में कोई फर्क नहीं है, जो फर्क है वो सिर्फ मटेरियल का है या टेक्नोलॉजी का है। अब इसी की साथ एक थ्योरम है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में कि आप लोगों ने उड़ते उड़ते ही सही लेकिन मुमकिन है सुना हो कि क्वांटम कंप्यूटर बनने की बात बहुत दिनों से चल रही है, जो जिससे बहुत ज़्यादा आशाएं, तो बहुत तेज होगा वगैरह वगैरह। अभी बना नहीं है लेकिन उस पर काम चल रहा है, एज अगेंस्ट द क्लासिकल कंप्यूटर, जो जिससे हम लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर से क्या हो सकता है। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि इससे शायद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो साधारण कंप्यूटर से नहीं हो पाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक रिजल्ट ये प्रूव हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है और क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो स्पीड में अंतर हो सकता है। आज मान लीजिए आप पूरा बेशर्म की तीर्थ यात्रा कर ली हो, हवाई जहाज पकड़ के चले जाइए। पहले ऐसा नहीं था, वर्षों यात्रा करते थे लोग, बद्रीनाथ जाना। लेकिन बुनियादी बात यह है कि स्पीड में फर्क पड़ सकता है, मटेरियल में फर्क पड़ सकता है, क्ले टेबलेट की जगह माइक्रोचिप आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इम्यूटेबल है कला के। तो वो इम्यूटेबल क्या हो सकता है जो स्वामी जी करना चाहते थे, या जो हम उनसे इस कहने से समझ सकते हैं।
रही की बात है, उनका एक अंग्रेजी से मैंने लेख ट्रांसलेट किया, तो पूर्वग्रह में तो खैर जहाँ तक याद है नहीं छपा वो, लेकिन वही चौकड़ी थी जिसके नाते मैंने किया। वो मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल वगैरह ने दिया था मुझे, तो कहीं न कहीं छपा ही होगा, तो मुझे याद नहीं है कहाँ छपा। तो उसमें स्वामी जी का एक मतलब वाक्य ऐसा कि यथार्थवाद क्या होता है, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। साधारणतया जैसे चित्रों के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में यही शिकायत होती है ना कि समझ में नहीं आता। तो कोई पेड़ हो, पहाड़ हो, आदमी हो, तो समझ में आ जाए कि भाई ये मनुष्य का चित्र है, ये स्त्री का चित्र है, वगैरह वगैरह। तो उसमें उन्होंने सल्वाडोर डाली का एक एग्जाम्पल दिया था, और उन्होंने कहा कि वो अजीब अजीब सी चीज़ें उसके चित्रों में होती हैं, और उनका कुछ कहना शायद इस तरह का भी था कि मैं सपने में कुछ देखता हूँ। मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, आप लोग अधिक परिचित होंगे, लेकिन संभवतः कुछ इसी तरह की बात थी कि मैं सपने में कुछ चीज़ें देखता हूँ और उनको चित्रांकित करता हूँ। तो वियर्ड टाइप्स ऑफ फिगर्स उसमें। तो उसमें स्वामी जी ने यह कहा कि ये सल्वाडोर डाली कोई मतलब वो रियलिस्ट राइटर है इस सेंस में कि उसने एक चीज इमेजिन की, आपको वियर्ड लग सकती है, हो सकता है आदमी ना हो, आदमी राक्षस और तमाम चीज़ों का मिला जुला स्वरूप हो, लेकिन उसने वो देखा है और सोचा है और उसी को वो उतार रहा है, तो इसलिए वो रियलिस्ट है। तो ये जो स्वप्न या कल्पना भी मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके भीतर एक चीज बन गई और उसको फिर जस का तस उतार देना, ये रियलिज्म होता है। लेकिन संभवतः कला यह नहीं है, जब आप उतारना शुरू करते हैं उस वक्त से उसका शुरू प्रारंभ होता है। पूर्व निर्धारित ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप बना सकें, लिख सकें, सोच सकें, ऐसा कुछ कला का। तो इसमें जो एक्सीडेंट का एलिमेंट है वही उसका में कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ। नहीं, तो ये जो मतलब आदिवासी कला वो ले आए, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें उन्होंने खुद भी कही हैं और लोगों ने भी कही हैं कि आदिवासी कला और आधुनिक कला को एक साथ रखने का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। बोल्ड तो खैर कई मानों में थे, कई क्षेत्रों में थे, इस पर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन अगर वह इन दोनों को एक ही न समझते तो वो निश्चित रूप से उनको साथ नहीं ले आ सकते। एक ही मतलब एक फंडामेंटल सेंस में, जिस सेंस में क्ले टेबलेट और माइक्रोचिप एक है, उस तरह के किसी सेंस में, या जिस तरह से हिस्टोरिकल एडवांसमेंट एक बर्नम वुड को फिट करता है। तो एक बेसिक यूनिटी और इम्यूटेबिलिटी आर्ट, किसी भी तरह के आर्ट में उन्होंने सजेस्ट
की है, उनसे जितनी भी बातें हुई मेरी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन बहुत कम भी नहीं है, उनसे मैंने कुल मिला करके यही समझा। और वो कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जिनसे मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मुझे याद रहा। छोटी छोटी बातों से भी बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। मैं एक साधारण सी बात, उनकी पॉलिटिकल लाइफ भी रही है, मतलब बहुत सारी जिंदगियां उन्होंने जी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो पार्टी वर्कर्स भी थे, राजनीति में भी रहे, लेकिन राजनीति के बारे में उन्होंने जो मुझे बताया, एक संस्मरण जो उन्होंने खुद सुनाया, जो मतलब वो कोई इस तरह की गोष्ठी नहीं थी जिसमें 10-12 लोग बैठे हों, हो सकता है कमलेश जी रहे हों, रहे ही होंगे। तो उन्होंने ये सुनाया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जिनमें एक बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस है बालाघाट कॉन्फ्रेंस है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने सुनाया था कि एक मतलब बहुत उत्साह से कोई रेफरेंस उसमें आने वाला था, कुछ बहुत बड़े निर्णय लिए जाने वाले थे। तो उस समय डांगे जी थे, तो बैठे हुए थे कहीं समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जहाँ भी हो, तो एक शांत जगह पर, रात का वक्त था। वो कामरेड जो है वो बैठे बगल में, कामरेड हम इस बार ऐसा करेंगे, इस बार ऐसा करेंगे, इस रेजोल्यूशन में ये होगा, उस रेजोल्यूशन में ये होगा, इसमें ऐसा करें। तो बाला जो प्रस्ताव आने वाला है उसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा चलती जा रही थी। तो खैर डागे साहब सुनते रहे, फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि कामरेड एक बात बताओ, ये तारे देख रहे हो आसमान में? तो उन्होंने कहा हाँ दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर इनमें से एक टूट जाए तो धरती पर आ गिरे तो क्या होगा? फिर तो मतलब धरती खत्म हो जाएगी, तो प्रलय ही होनी है। उन्होंने कहा तो तुम्हारी बालाघाट कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? तो मतलब ये खुद स्वामी जी ने मुझे सुनाया था। राजनीति के बारे में भी या इस तरह की अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा कुछ हम कर रहे हैं या कर सकते हैं या करने वाले हैं, उसका भी एक संदर्भ इससे आप निकाल सकते हैं। और फाइनली टू क्लोज ऑन ए रिलेटिवली लाइट वेन, लेकिन उससे भी कुछ सीखना चाहिए। एक और संस्मरण है जो उन्होंने मुझे सुनाया कि एक बार साहित्य अकादमी में कुछ भाषण चल रहा था, तो माचवे जी बोल रहे थे, प्रभाकर माचवे, और वो बतला रहे थे कि या था वैसा। तो अधिकतर कोई भी संदर्भ हो वो कुछ अपने बारे में बताया करते थे, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, या इनसे मिला हुआ, जो भी हो। तो कुछ देर के बाद स्वामी जी उठे और उन्होंने कहा कि माचवे जी ये बताइए, आप मोनोगैमी में विश्वास करते हैं या पॉलीगैमी में? तो माचवे जी एकदम से हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा कि आपके इस प्रश्न का विषय से क्या संबंध है? तो स्वामी जी ने कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके इस भाषण का विषय से क्या संबंध है। तो वैसे तो ये चुटकुले के लिए है, लेकिन इससे भी कुछ तो कुछ विशृंखल बातों के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आज किताब की बात
तो जैसा मैंने कहा कि इस पर कुछ लिखित में बयान में दूंगा, बस मैं यहाँ विराम लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो उपन्यास की मैंने बात की थी ना, और वो मैं थोड़ी सी किताब के बारे में बात करना चाहता था कि जो पूरी शैली है उसमें आपकी जो अपनी कल्पना शक्ति है उसने बड़े गुल खिलाए हैं असल में। वो इस किताब की खासियत है। मतलब और भी स्वामीनाथन के बारे में और भी किताबें लिखी जा सकती हैं, उनके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन इस किताब का जो अनोखापन है वो ये है कि उनके पत्र, उनकी डायरी, उनकी कुछ यादें, उनके विचार, उनके चित्रों के बारे में विचार, कुछ उनके जीवन के संदर्भ, और उन सबसे बढ़ के आपकी अपनी जो कल्पना शक्ति है, जो पूरे एक ये कहना चाहिए कि उसी तस्वीर में आप एक आखिरी स्ट्रोक लगा रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रोक जिससे कि किताब बन रही है, वो जो पिक्चर आप बना रहे हैं, वो जो आपकी कल्पना शक्ति है उसने इस किताब को एक मतलब एक जीवनी की सतह से ऊपर उठा के एक नावल की तरह जिएगी ये किताब। ये बहुत आपके लिए मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ी बात है ये मेरे लिए कि इस तरह मैंने कोई और किताब, फिर पूरा एटमॉस्फेयर उसके अंदर, पूरा एम्बियंस, जिसमें पता नहीं कितने तो शायर हैं, कितने उर्दू के शायर हैं उसमें फिराक गोरखपुरी भी हैं, उसमें जोश मलियावादी भी हैं, उसमें तमाम शायर हैं, गालिब तो जगह जगह हैं, मीर उसमें जगह जगह हैं, राइटर्स हैं, राइटर्स की कोई मतलब कोई इंतहा ही नहीं है। वो ऑक्टेवियो पास की तो बात अभी हुई, लेकिन वो मिलान कुंडेरा और वो मार्कीज और सब होते हुए पता नहीं कितने और राइटर्स हैं जिनकी तो उससे एक ऐसा एक एम्बियंस और एक ऐसा समा बन जाता है। तो बड़ी संवेदना सी एक मतलब इस किताब को पढ़ के झुरझुरी आती है कि अगर ये सब हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये होता तो मैं इसको फिक्शन इसलिए भी कह रहा हूँ कि फिक्शन अपने अंदर एक गहरा सच छुपाए हुए होता है। फिक्शन झूठ नहीं है, फिक्शन के अंदर एक ज्यादा बड़ा सच होता है, क्योंकि वो उनको भी लिखता है, उन बातों को भी लिखता है उनको जो कि अभी हुए नहीं है या नहीं होते लेकिन हो तो सकते थे। तो वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बहुत बड़ी चीज है, उनको भी आपने अपनी किताब में रखे, जो एक इंटीग्रेटेड कहना चाहिए एक बाइबिल है आर्ट की, जिसमें पेंटिंग भी है और जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें शायरी भी है। ये सारी चीजें मिला के एक ये अद्भुत मतलब किताब बनी है। एक बात और आखिर में कहूंगा, आपकी दिलचस्पी की भी है अशोक जी, कि एक कैरेक्टर मुझे स्वामीनाथन के कैरेक्टर से पता नहीं क्या मेरे जहन में एक चीज ये कौन थी कि हमारी उर्दू शायरी में एक ऐसा कैरेक्टर हुआ है इनसे मिलता हुआ, और वो मीरा जी हैं। मतलब ये दूर की कौड़ी लाने जैसी बात है, लेकिन दूर की कौड़ियां मतलब कभी कभी आपके अनकॉन्शियस में बड़ा काम कर जाती है, कौड़ियां हो तब तक है। तो अब जैसे सबसे बड़ी बात ये कि पानी से डर लगता था, स्वामीनाथन को नहाते नहीं थे, मुश्किल से नहाते थे, तो मीरा जी भी नहीं नहाते। फिर धरती पूजा वाली बात के अपनी धरती से जुड़े हुए, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, लोक कथाओं से जुड़े हुए, आदिवासियों से, जो मीरा जी के साथ भी है। मीरा जी के बारे में तो हमारी शायरी में कहा जाता है कि धरती पूजा लेकर ही वो आए। हाँ, ये पूरी चीजें गीत उन्होंने लिखे। तो मुझे बार बार कुछ लगता है एक खास तरह का गुस्सा मीरा जी में भी मौजूद था, एक बोहेमियन सा कैरेक्टर भी था वो। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा एक कैरेक्टर उर्दू शायरी में कुछ मिलता जुलता हुआ है। अगर ये दोनों शायद थे भी कंटेम्परेरी, अगर इन दोनों की मुलाकात हो जाती तो एक और बहुत बड़ा मीरा जी और एक बहुत बड़ा स्वामीनाथन बन के अगर सामने आता तो देवदास होता। चलिए, मैं सिर्फ एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपने नहाने का जिक्र किया, तो ये याद कर रहे हैं कि माइकल एंजेलो के पिता ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिदायत थी कि नहाना मत, क्योंकि ये नुकसान करता है। एंड ये यूरोप में था एक ज़माने में कि नहाना नहीं चाहिए। अगर आपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा हो बर्नार्ड शॉ को, उसमें याद करिए कि उसमें जो एक कैरेक्टर है वो कहता है कि माई ग्रैंडफादर नेवर टुक ए बाथ इन लाइफ एंड लिव टू बी 98। तो इस हिदायत पर माइकल एंजेलो ने वाकई अमल किया था
तो अभी आपने चूंकि नहाने की बात उठाई स्वामी जी के संदर्भ में या किसी के, बहुत से लोग नहाने से डरते हैं। उन बहुत बड़े लोगों में मैं भी हूँ। स्वामी की एक बात जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है, वो ये कहते थे, मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं मनुष्य की तरह चित्र बनाता हूँ। तो ये जो मनुष्य की तरह चित्र बनाना, उनका ये जो विचार था, ये बाजार के खिलाफ तो है ही, मगर उसके साथ साथ एक अपने होने, बीइंग का एक वो देता है। तो इसी कारण मुझे लगता है कि वो जो आदिवासी कला की तरफ गए, जब वो पहली बार शादी के बाद बैतूल गए, और बैतूल में पहली बार उन्होंने आदिवासी संसार को देखा, कोरकूज वहाँ देखे, और उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र वो करते भी हैं, जिसमें किसी बच्चे को सांप ने काट लिया है, और ओछा ने उसका सब सांप को बुला के उसका जहर उतरा दिया, और वो सांप वापस चला गया। तो स्वामी के जीवन का ये सबसे बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि ये तो बहुत ही एक पढ़े लिखे और बहुत ही ऐसे रैशनल माइंड के आदमी थे, और उन्हें पहली बार ये पता चला कि एक पैरेलल संसार भी है, जहाँ पर इस संसार की जरूरत नहीं है, जो सो कॉल्ड सभ्य संसार है। तो उसके बाद से फिर वो मध्य प्रदेश अपने नेहरू फेलोशिप में भी आए, और तमाम इलाकों में घूमे, और उसके बाद जब भारत भवन के लिए वो आए, तो उनका पहला ही वो ये था कि भाई खाली मॉडर्न आर्ट की म्यूजियम बनाने से क्या मतलब, यहाँ पे एक ट्राइबल आर्ट का भी गैलरी होना चाहिए, और ही इंक्लूडेड। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कलेक्शन उन्होंने उस दौरान किया, जो कि 10,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश के सारे इलाकों से इकट्ठा की गई। तो ये एक स्वामी का अपना देखना था। और वो जो बात हो रही थी प्रोग्रेस की, तो उनका हमेशा ये कहना होता था कि एक इनफाइनाइट टाइम में प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रोग्रेस इन इनफाइनाइट टाइम। वो तो खत्म होने वाला है, वो इसका अंत आपको नहीं पता, आदि प्रारंभ आपको नहीं पता, तो प्रोग्रेशन की बात करना ही बेमानी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें स्वामी के साथ होती रही। जैसे डाली के बारे में वो कहते थे कि उसकी मुश्किल ये है कि जिस यथार्थवाद के खिलाफ वो काम कर रहा है, या जिसके खिलाफ वो खड़ा हुआ है, उसी का सहारा लेके अपने चित्र बना रहा है। तो वो हो नहीं सकता इस मामले में सक्सेस कभी भी, कि उसके चित्र जो है, जो भी भली हम उसको अति यथार्थवाद कहें, बट ये उसकी कमजोरी है डाली की। तो इस तरह की ऐसी कई बातें मतलब हुआ करती थी। और उसमें मतलब नहाने का भी है, और उसमें नहाने का हम लोगों ने देखा कि वो नदी में ही नहाने की, जब भी नहाते हुए देखा तो नदी में ही देखा, मतलब अदरवाइज तो ऐसे ही खाली मुंह धो लेते थे, तो ऐसे नहाए धोए से लगते थे, मतलब कभी ऐसा लगता नहीं था कि इन्होंने कई दिनों से नहाया नहीं है। तो स्वामी जी के साथ एक ये भी था कि वो हिस्टोरिकल टाइम को नहीं मानते थे। तो वो उनके लिए जितना भी ये पश्चिमी सभ्यता का एक जोर है हिस्टोरिकल टाइम का, तो वो उनका ये कहना था कि भाई इसमें अच्छा है नहीं, ये आपके ऊपर थोपा जा रहा है पश्चिम के द्वारा, जिससे आक्रांत होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा समय है जो सबके लिए बराबर का समय है, और वो पैरेलल चल रहा है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से समय शुरू हुआ और इसके आगे जाकर के वो खत्म होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कुछ किताब में भी हैं, कुछ एक दूसरी किताब में लिख रहा हूँ स्वामी के ऊपर ही, जो स्वामी के साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने देखा कि 3 लोग बहुत ही, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, एक स्वामीनाथन, एक अकबर पदमसी, और एक अपने मणिदा। तो इन तीनों लोगों को इतना सब याद रहता था, वो जिसे कहना चाहिए फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी हो। तो वैसा स्वामी का मतलब, जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो हम लोग ट्रिनाल देखने आए थे, और ट्रिनाल देख करके जब लौट रहे थे तो एक 6 रिक्लाइन ट्रिनाले करके एक एग्जीबिशन धूमीमल आर्ट गैलरी में चल रही थी, तो हम उसमें घुस गए।
उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में था, तो वहाँ एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट जैसा दिखा, स्वामीनाथन, जो धोती कुर्ता पहने और दाढ़ी बड़ी और लंबे लंबे बाल है। हम लोग उनके पास, हमारे जो सीनियर लोग थे, चले गए ऑटोग्राफ लेने और ये सब। तो उन्होंने जब मेरी किताब स्केच बुक लौटाई तो एक ऐसे एक झलक देखी होगी लौटाते वक्त। और फिर जब मैं इंटरव्यू देने गया 81 में, तो वो जब आए जीप से उतर के तो सीधे मेरे पास आए और आके बोलते अपन पहले मिल चुके हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि कहाँ उस भीड़ भाड़ में एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने देखा होगा मुझे, और वो आप बोल रहे हैं कि मतलब हम पहले मिल चुके हैं। तो ऐसी उनकी एक स्मृति जो थी, उसके कारण वो परेशान भी रहते थे, उसके कारण उनको नींद भी नहीं आती थी। तो जब हम लोग भोपाल आए थे भारत भवन में काम करने, तो अकेले थे, शाम को स्वामी जी घर चले जाते थे कि थोड़ा रसरंजन भी होगा और खाना भी मिलेगा, और फिर वहीं सो भी जाते थे उनके अंदर ही में, और वो अपने पलंग पे। तो रात को कभी नींद खुले तो देखते हैं कि वो दीवार को देख के बात कर रहे हैं उससे। तो घंटों इस तरह की बातचीत वो उनकी चलती रहती थी। और जो एक जिक्र है उसमें भी, वो गाय के साथ वो गले मिल के रो रहे हैं, तो गाय और वो दोनों के आंसू जो है एकदम झार झार बह रहे हैं। तो ये रात के 12 बजे का दृश्य है, जिसमें उस सुनसान रोड पे बीचों बीच एक गाय और स्वामी जी उसके गले लगे पड़े हैं। ऐसा उनके साथ गाड़ी में जाएं तो गाय अगर सड़क पे बैठी है तो वो उसको बोलेंगे रुको, और फिर जाके गाय के पास जाएंगे और बोलेंगे हटो। तो फिर वो जब तक हटेगी नहीं, जब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हॉर्न बजा नहीं सकता, वो महबूब ड्राइवर था उनका। तो इस तरह के सारे उनके जो रिलेशनशिप थे प्रकृति के साथ, इतना वो बस्तर में कहीं जा रहे थे तो किसी, ये लोग नदी पार कर गए, ज्योति भट्ट बता रहे कि वो आए नहीं, तो वापस देखने गए तो वहाँ एक पेड़ से बात कर रहे थे। वो तो बोले क्या आप कर रहे हैं? आप 24 मिनट में बात कर रहा हूँ, आप चलिए। तो मतलब इस तरह का उनका एक रिलेशनशिप उन सारी चीज़ों से, प्रकृति से था। और अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और भी किस्से मिलेंगे। शुक्रिया। क्योंकि बहुत लोगों ने संस्मरण सुनाए तो एक दो मैं भी दाग देता हूँ। जब हमने ये तय किया कि भारत भवन में एक आधुनिक कला का संग्रहालय बनाएंगे, और उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मेरी नज़र में स्वामीनाथन थे, तो उनको मनाने कोई आसान बात तो थी नहीं कि वो दिल्ली छोड़ के भोपाल आके एक संग्रहालय बनाएंगे। बहरहाल में आता रहा 2, 3, 4, 5 बार, और धीरे धीरे वो उनका मन बनता गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं बना। तो एक शाम में फिर आया, फिर मैं कृष्ण खन्ना को पकड़ा। वो आश्वस्त थे कि हाँ स्वामी को जाना चाहिए, तो उनको लेके हम स्वामी के घर पहुंचे ओल्ड मॉन्क के साथ। तो बातचीत होने लगी, और जैसा कि होता था बातचीत थोड़ी उत्तेजक स्तर पर पहुंच गई। तो उन्होंने कृष्ण खन्ना से कहा तुम मुझे क्यों भेजना था, तुम क्यों नहीं चले जाते? जब इस मुकाम पर पहुंची तो दरवाजा खुला और उसमें से मल्लिकार्जुन मंसूर प्रकट हुए। अब हमें पता नहीं था कि मल्लिकार्जुन मंसूर वहां रुके हुए हैं और कालिदास उनसे सीख रहा है। चूंकि हम लोग हल्ला मचा रहे होंगे तो उन्होंने शायद हल्ला सुना होगा, तो आए। तो मैंने, अच्छा मल्लिकार्जुन से हम पूरा एक प्रसंग कर चुके थे भोपाल में, तो वो हमें जानते। तो क्या बात है कि मैंने उनसे कहा पंडित जी हम इनको आश्रम के भोपाल आए और ये मान नहीं रहे। तो मल्लिकार्जुन ने वहाँ जरूर जाइए, हम वहाँ गए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ऐसे स्वामी ने हाँ की। स्वामी जब आए तो 2 छोटे सूटकेस लाए। एक में उनके वो जो
धोती और कुर्ता के 4-5 सेट थे और एक में उनका पेंटिंग वेंटिंग का सामान था। जब वो गए 9 बरस बाद, तब भी उनके पास यही 2 सूटकेस थे, उसमें इतना ही सामान था, जहाँ तक मुझे पता है। एक बार स्वामी अप्रत्याशित व्यक्ति थे ना, कब आ जाएं, तो यकाएक वो प्रकट हुए। हम लोग एक शादी में जा रहे थे, मैं और रश्मि निकल ही रहे थे कि स्वामी आ गए। आते बोले वो कुछ रम वगैरह है क्या? हाँ है। तो कहा कि आप लोग कहीं जा रहे थे? मैंने कहा नहीं हम अभी लौट के आते हैं, आप बैठिए। हमारा एक छोटा सा लॉन था, उसके सामने एक पलाश का पेड़ था। तो हमने वो नीम प्रसाद हमारा नौकर था, उससे कहा कि स्वामी को बैठा देंगे। हमने बैठा दिया, हम चले गए। उससे कह गए कि तुम पूछ लेना जब उनको। अच्छा वैसे भी IAS अफसरों की यहाँ जब शादियाँ होती थी तो हम लोग की यही बन जाती थी वहाँ जाने पर। लोग मिलते थे, वही बात कि हमने ऐसा कहा और ये कहा, और वीर गाथा काल शुरू हो जाता था और स्त्रियों में शुरू हो जाता था कि फलाना सीरियल देखा कि नहीं देखा। तो हम लोग जितनी जल्दी हो वहाँ से भागने की कोशिश में रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि लिफाफा देकर बिना नव दंपति से मिले चले आते थे। उस दिन तो और भी कारण था, फिर भी आते आते देर हो गई। तो देखा कि अंधेरे में स्वामी एक उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और सामने वो पलाश का पेड़ है। तुमने कहा ना वैसे ही हम भाग दौड़ का स्वामी थोड़ी देर हो गई। नहीं मैं तो इस पलाश से बात कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। अब मुझे ये हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये कहूं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही अश्लील होगा कहना कि ये पेड़ से कैसे बात कर रहे थे आप। क्योंकि तब मैंने जाना कि स्वामीनाथन एक वृक्ष से बातचीत कर सकते हैं, जो वो करना हम में से किसी के बूते की बात नहीं रह गई। ये थे स्वामीनाथन। और ऐसे अवसर आते थे जब राजनेता भारत भवन का जब उद्घाटन हुआ, इंदिरा गांधी है बड़ा, और 200 लोग थे, पीटर ब्रुक वगैरह, ये सब आप किसी का नाम लीजिए तो वहाँ सब था। बाद में चार्ल्स कोरिया ने कहा कि अगर भोपाल आने वाली फ्लाइट जो थी वो क्रैश कर जाती तो भारतीय संस्कृति का लोप हो जाता। ऐसे सब लोग, इंदिरा गांधी और स्वामीनाथन को बोलना था। स्वामीनाथन ने कहा कि हम यहाँ, इंदिरा जी, यहाँ लोग हैं जो मरा हुआ चूहा खाते हैं। 10,000 की भीड़, इतना बड़ा सब, और स्वामी में ये हिम्मत थी कि वो ये कह सकते थे। तो स्वामी एक बहुत ही, हम सब जानते हैं कि कला जगत में ही उनकी बौद्धिक उपस्थिति। स्वामी के बाद असल में तो कला जगत में असली बौद्धिक संवाद बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद जो कला आलोचना विकसित हुई है वो कैटलॉग एसेज और एक प्रशंसा, ये वो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता कि बकवास है, जो स्वामी कर सकते थे। और सोचिए वो स्वामी के कारण भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो डिस्प्ले हो रहा था वो करने कौन आए थे? मकबूल फिदा हुसैन, राम कुमार, अकबर बदमसी, कृष्ण खन्ना, मंजीत बावा, बाल छाबड़ा और एक आध कोई और ये लोग हर तय करते थे कि इस कलाकृति के बगल में क्या होगा, इसके बगल में क्या होगा, ये, और झगड़ा होता था। और मुझे तो ये काम जो था, ये हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं अतकारा, ये एडिशनल चार्ज था। ये सब कल्चर वल्चर कोई इसको कोई महत्वपूर्ण थोड़ी मानता था। तो हमारे पास एक सब्सटेंटिव चार्ज था। तो हम वल्लभ भवन से जब ख़त्म होता था तो घर जाके कपड़े बदलते थे, कुर्ता उर्ता पहन, कुछ कबाब और रमनते तत्र देवता इत्यादि मंत्र दोहराते हुए हम पहुँचते थे।
तो इनमें झगड़ा हो रहा होता है। और एक दिन रात को 2-2:30 बजे चौकीदार का फोन आया कि साहब यहाँ 2 लोग आपके वो जो गेस्ट आए हुए हैं वो लोग यहाँ अखबार बिछा के सो गए। तो हमने कहा सो गए हैं? हाँ साहब। तो हमने कहा भाई अब सो गए तो सो गए, उनको जगाना ठीक नहीं, थक गए होंगे। पता चला कि अगले दिन अकबर पदमसी और मंजीत बाबा ये अखबार बिछा के ऐसे संस्थाएं बनाई थी स्वामी ने। सारे बड़े लोग वहाँ उनके कहने पर आते थे। उस संग्रह को हमने कोई 33 से 34 लाख रुपए में खरीदा था। और मुझे क्रिस्टी का एक मिला कोई पिछले 10-15-20 साल पहले। तो उसने मुझसे पूछा, एक रिसेप्शन में मिला, तो मैंने कहा कि बोले यू आर किडिंग? नो ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज द अमाउंट। हमें इसलिए याद है कि वो ऑडिट में इसको लेकर कुछ टिप्पणी हुई थी, इसका हमने जवाब दिया था। कहा डू यू नो टुडे इट कैन बी सोल्ड फॉर 37 crores. 37 lakhs is 37 crores. Now, and sadly, it's not being looked after properly, but that's another story. तो मित्रों, स्वामीनाथन की कथा अनंत है। एक किस्सा मैं भी सुन, और इनका किस्सा और भी होगा तो वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप इन चारों को और आप सबको कि आप आए। स्वामी के साथ मैंने ये देखा कि वो किसी भी आर्टिस्ट को बुलाना चाहे तो वो कोई मना नहीं करता था। और उसमें हुसैन साहब सबसे आगे, जो किसी का कहना न माने, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वामी ने उनको फ़ोन किया हो और वो ना आए हों। तो जो पहला बिएनाल हुआ तो उसके लिए हुसैन साहब ने एक ट्रिप्टिक भेजा मदर टेरेसा का, बहुत ही, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर टेरेसा वर्क विच इज़ इन भारत भवन। तो जब हुसैन साहब आए ओपनिंग में तो स्वामी जी ने कहा कि ये हम खरीदना चाहते हैं तो इसकी क्या कीमत है? तो उन्होंने कहा 2 लाख। तो बोले 2 लाख तो हमारे पूरे रूपंकर का बजट है, तो हम आपको ये पेंटिंग खरीद लेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। तो हुसैन साहब ने कहा अच्छा ठीक है, किस्तों में दे देना। तो 50,000 रुपए की किस्त का पहला चेक जो है, और वो अंतिम चेक भी था, वो उनको दिया गया। उसके बाद कभी गए भी नहीं। और ना हुसैन साहब ने पलट के कहा कि भाई मेरा पैसा कहाँ है? तो ये एक स्वामी का ही प्रभाव था। वो गाय तोड़े के पेंटिंग एक खरीदा 85 में, और वो उन्होंने बोला कि भाई क्या कीमत है? तो बोले 15,000। तो 15,000 ये तो बहुत ज्यादा है, आप तो वो पेंटिंग 5,000 में खरीदी गई। मतलब गाय तोड़े ने कहा कि ठीक है, आपको जो बनता है दे दीजिए। तो उन्होंने, तो ऐसे उनका जो भी वो था, कोई डिनाई नहीं कर सकता था उनके जो भी बात कहते थे। एक बार तैयब को कालिदास सम्मान मिला तो मैं उनके काम लेने बम्बई गया, और तो जब काम हम कलेक्ट कर लिए तो उन्होंने कहा कि स्वामी से कहना कैटलॉग लिखते मेरा कालिदास सम्मान का। तो मैंने आके स्वामी जी को बता दिया कि वो कह रहे हैं कि आप कैटलॉग, कौन होता है वो, मेरे को कैसे बोल रहा है, मैं उसका कैटलॉग नहीं लिखूंगा। और उसने कैसे कह दिया, ऐसे क्या समझते हैं वो अपने आप को। और फिर उन्होंने कैटलॉग लिखा। ये जो विरोधाभास था उनके अंदर, वो जबरदस्त था, मतलब हर जगह दिखाई देता था। शुक्रिया। पुस्तक सेतु प्रकाशन ने छापी है, इसकी प्रतियां बाहर हैं अगर आप खरीदना चाहें।
वो क्यों नहीं चाहेंगे?